कल रात भी गोवा के जीएमसी अस्पताल में लोगों की मौत की खबर आई। यानी पिछले 4 दिन की मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 80 से ज्यादा हो चुका है। सवाल यह कि आखिर गोवा की इस हालत का कौन है जिम्मेदार। गोवा जो प्रति व्यक्ति आय में देश का नंबर 1 राज्य है, वो गोवा जहां की हवाओं में आधुनिकता बहती है, वहां अब मौत और मातम पसरा है। गोवा में जिस तेजी से कोरोना के नए संक्रमित मिल रहे हैं, उसी तेजी से मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जो हालात हैं उससे साफ है कि देश के सबसे आधुनिक और संपन्न राज्य माने जाने वाले गोवा में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं और शमशान में दहकते शवों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं कि कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। गोवा के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री आपस में बात तक नहीं करते। जनता कैसे यकीन कर ले कि ये साथ मिलकर उसे महामारी से बचाएंगे। शुक्रवार तक गोवा के अस्पतालों में कुल मिलाकर 61 कोरोना रोगियों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में मौतों की संख्या 1998 हो गई है। वर्तमान में गोवा में 32,387 सक्रिय मामले हैं, जो राज्य की लगभग 15 लाख की आबादी का 2% से अधिक है। पिछले एक हफ्ते में गोवा में कोरोना से हुई मौतों का दिल दहला देने वाला आंकड़ा है। 7 मई को 56 मौत, 8 मई को 55, 9 मई को 67, 10 मई को 50, 11 मई को 75, 12 मई को 70 और 13 मई को 63 मौतें हुई। गोवा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक यहाँ के टूरिज्म पर निर्भर करती है। गोवा की आबादी महज 18 लाख है। कोरोना की वजह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, रोजाना 60 लोगों की मृत्यु हो रही है, जो बेहद ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर अपने पांव पसार रही थी, तब जमकर लापरवाही जो है वो गोवा सरकार ने की। ना तो पर्यटकों की स्क्रीनिंग की और ना सही समय पर कोई पाबंदियां लगाई। सवाल ये कि गोवा के हालात खराब क्यों हुए। हजारों की संख्या में लोग घूमने गए, पार्टी मनाने या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गोवा आते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी स्क्रीनिंग तक नहीं की। बाजारों, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स में भीड़ रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए। कार्निवाल में भारी भीड़ जमा हुई और लोग बिना मास्क लगाए घूमते देखे गए। कई टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्मों को गोवा के अलग अलग हिस्सों में शूटिंग की इजाजत दी गई। 21 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू तो लगाया गया, लेकिन फुल लॉकडाउन इसी हफ्ते यानी 9 मई से लगा और इसी के चलते गोवा में फट गया कोरोना बम। यूं तो कोरोना का कहर पूरे राज्य में फैला है, लेकिन खासतौर पर गोवा के महज एक अस्पताल, जीएमसी अस्पताल में पिछले 4 दिन में ऑक्सीजन की कमी से 74 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में 75 मृत्यु हो गए हैं गोवा में। गोवा के प्रीमियर हॉस्पिटल मतलब गोवा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, मतलब ये इर्रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है, ये अपने हाथ से, इनकी वजह से ये लोग मर गए हैं। और ये कोविड की वजह से मरे नहीं है, ये कोविड ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से मर गए हैं। कोरोना का कहर हर जगह है, लेकिन एक अस्पताल में 74 लोगों का 4 दिन में मर जाना बताता है कि ये मौत नहीं, कत्ल है, जिसे सिस्टम ने अपनी लापरवाही से किया है। गोवा जैसे छोटे राज्य में भी कोरोना मरीजों की बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 7 दिनों का हम आंकड़ा देखें तो रोजाना 50 से लेकर के 70 मरीजों की मौत हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों में से 15 से 20 मरीजों की मौत सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि उन्हें सही मात्रा में और सही समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया जा सका। वो मरीज जिनकी सांसें ऑक्सीजन सिलेंडर पर टिकी हैं, अगर उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो इसे सामान्य मौत मानेंगे या लापरवाही से की गई हत्या। एक अस्पताल में इतनी ज्यादा मौतें क्यों हुई, वजह सुनेंगे तो सन रह जाएंगे। गुस्सा आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि किस पर उतारें। बॉम्बे हाईकोर्ट में गोवा सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन लाने में देरी की वजह से ज्यादा मौतें हुई। देरी इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन के पास ट्रक से ऑक्सीजन उतारने के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था। याद रहे, ये दलीलें किसी गरीब राज्य में नहीं बल्कि उस गोवा में दी जा रही हैं जो प्रति व्यक्ति आय में देश का नंबर 1 राज्य है। मरीजों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा तो गोवा सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी और 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन रिपोर्ट जो भी कहे, गोवा सरकार की नाकामी कैसे छुप पाएगी।
गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वजीत राणे। लेकिन गोवा की सियासत से जुड़े लोग ये जानते हैं कि जो राज्य इतनी भयंकर महामारी से जूझ रहा है, वहां के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मिलकर काम करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे 4 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हालात ये हैं कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री राणे ने हाई कोर्ट से दखल की गुहार लगा दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले की जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम प्रमोद सावंत पर आरोप लगाया कि उनकी लॉकडाउन की सलाह को नकार दिया गया। आलम यह है कि जीएमसी अस्पताल का दौरा मुख्यमंत्री ने अकेले किया और स्वास्थ्य मंत्री ने अकेले। सोचिए, जहाँ पर शमशान लाशों से भरे हुए हैं, वहाँ पर अगर सीएम और हेल्थ मिनिस्टर आपसी झगड़े में अगर फंसे रहे तो लोगों को बचाएगा कौन? अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। गोवा मुसीबत में है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो सरकार के नहीं बल्कि भगवान भरोसे है। देश की राजधानी अब थोड़ी राहत की सांस ले रही है। कोरोना के केसों में लगातार यहाँ गिरावट देखी गई। दिल्ली सरकार ने राहत की जानकारी के साथ साथ आने वाली आपदा को दोबारा रिपीट होने से रोकने के इंतजाम की बात भी कही। दिल्ली में आज से कोरोना के लिए 500 आईसीयू बेड्स ज्यादा मौजूद हैं। दिल्ली में कोरोना के नए संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन दिल्ली पिछले कुछ दिनों में जिस तरह कोरोना की त्रासदी से गुजरी है, उसके बाद यहां स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेज गति से शुरू हो गया है। दिल्ली में 500 नए आईसीयू बेड तैयार हो गए हैं। इससे पहले 500 आईसीयू बेड तैयार किए गए थे। पिछले 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड बनाए गए हैं। ये एक मिसाल है। हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की तमाम किल्लतें रहीं। इसी बीच एक राहत भरी खबर ये है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के साथ मिलकर प्रसिद्ध रामलीला मैदान में यहाँ पर अस्थायी 500 आईसीयू बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है। जब कोई मरीज एलएनजेपी अस्पताल भर्ती होने जाएगा तो डॉक्टर्स उसके हालात देखेंगे, उसकी हालत देखेंगे, उसका स्वास्थ्य देखेंगे और किसी को अगर आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको यहाँ पर रिफ़र किया जाएगा। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, जिनमें से एक अभी जो है चालू हो चुका है, जो कि तमाम सप्लाई दे रहा है यहाँ पर बेड्स को। और मरीज़ों की भी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है। कल शाम से ही ये अस्पताल चालू हुआ है। ये जो है प्रसिद्ध रामलीला मैदान में है। एलएनजेपी के थ्रू जो है यहाँ पर देखरेख की जाएगी मरीजों की। इस अस्पताल में फिलहाल 250 बेड तैयार हैं और अगले 2 दिनों में 250 बेड और तैयार हो जाएंगे। ये अस्पताल एलएनजेपी के साथ मिलकर बनाया गया है। यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट भी हैं, जिनमें से एक प्लांट शुरू भी हो चुका है। एलएनजेपी अस्पताल में जब कोई गंभीर मरीज जाएगा और वहाँ आईसीयू बेड नहीं मिल पाएगा तो उसे इस अस्पताल में रेफर किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज से एक और सेवा शुरू कर दी है। सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर दिया है। किसी को अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और उन्हें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का बैंक बनाया गया है। जो लोग घर पर इलाज करा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें 2 घंटे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाया जाएगा। एक टेक्नीशियन भी होगा जो इसे इस्तेमाल करना सिखाएगा। हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? कि मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया है। दिल्ली कोरोना संक्रमण के उस दौर से गुजरी है जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी होने के कगार पर पहुंच गई थी। अब ये इंतजाम उसी जख्म पर मरहम का काम करेंगे।
बात मुंबई की, जहां कोरोना के मामलों में तो कमी आई है, लेकिन प्रकृति की दूसरी मार यहां हमला करने को तैयार है। मुंबई में सुबह से ही मौसम खराब है, बारिश हो रही है। यहां समंदर में जाने पर पाबंदी है, क्योंकि ताउते नाम का चक्रवात यहां टकराने वाला है। मुंबई में सुबह से ही हल्की बरसात। चक्रवात के चलते केरल में भारी बारिश शुरू। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र को अलर्ट। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने आज और कल के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया रद्द कर दी है। चक्रवात के प्रभाव से बचने के लिए कोविड सेंटर और टीकाकरण केंद्र के आसपास में बसे लंबे पेड़ों को काटा गया है। खबर यह भी है कि हालात बिगड़ने पर मुंबई महानगर पालिका कोविड सेंटर में बसे मरीजों को स्थानांतरित कर सकती है। दहिसर कोविड सेंटर से 160 मरीज गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर में भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि आईसीयू कोविड सेंटर में 85 मरीज हैं, जिनको शिफ्टिंग की तैयारी अंधेरी के 7 हिल्स हॉस्पिटल में करने की गई है। हमारे पास DCHC जो है हमारा, वो जो वार्ड के पेशेंट्स हैं जिनको बोलते हैं, वहाँ ऐसे 160 पेशेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें से 100 पेशेंट्स को ऑक्सीजन की गरज है और 60 पेशेंट ठीक हो रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले पेशेंट हैं उनको नेस्को भेजा जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर है। हमारे डॉक्टर्स उनको स्वयं शिफ्ट करेंगे और वहाँ जो पेशेंट का केयर होगा वो हमारे डॉक्टर्स ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्को डॉक्टर्स। एंड जो मेडिसिन वगैरह भी जो ज़रूरत है वो यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाएगा पर पेशेंट, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कंटिन्यूएशन ऑफ केयर हो वो पेशेंट। मरीजों को सुरक्षित जगहों पर भर्ती करने के अलावा मुंबई महानगर पालिका ने तटवर्ती इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। महानगर पालिका हमारी पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है, अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। कोरोना के वक्त में मुंबई को इस प्राकृतिक आपदा से भी निपटना पड़ रहा है, लेकिन जरूरी इस बात का ख्याल रखना भी है कि इससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर न पड़े। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में एक अलग तरह की परेशानी पैदा हो गई है। केंद्र ने यहां वेंटिलेटर तो भिजवा दिए, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन मौजूद नहीं हैं। जहां टेक्नीशियन हैं वहां मशीनें खराब बताई जा रही हैं। ऐसे में मुश्किल यही कि राहत के सारे सामान होते हुए भी राज्य में राहत वाली कोई बात नहीं। हिमाचल को कोरोना महामारी के बीच वेंटिलेटर्स तो मिले, लेकिन उनको चलाने के लिए स्टाफ की कमी के साथ जहां वेंटिलेटर्स लगे वहां कुछ वेंटिलेटर्स खराब बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को कोरोना महामारी की पहली लहर के बीच केंद्र से 750 वेंटिलेटर्स मिले, जिनमें से केंद्र ने 250 वापस मंगवा लिए थे। बचे 500 वेंटिलेटर्स हिमाचल के जिला अस्पतालों में भेजे गए। हिमाचल के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स तो हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। राजधानी शिमला के एक क्षेत्रीय अस्पताल DDU में वेंटिलेटर्स तो दिए गए, लेकिन इनको चलाने के लिए तकनीकी स्टाफ न होने की वजह से ये जंग खा रहे हैं। प्रदेश के अन्य अस्पतालों की भी यही हालत है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि PM केयर फंड से 50 वेंटिलेटर्स IGMC को मिले थे। इनमें से 20 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स थे, जबकि 30 ICU वेंटिलेटर्स थे, जिनमें से 1 साल के भीतर 10 खराब हो चुके हैं। 10 खराब वेंटिलेटर्स में कोई तकनीकी खराबी आई है। बस करीब 100 के करीब वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 50 वेंटिलेटर्स जो थे वो कोविड के लिए अधिकृत किए गए थे, जिसमें से 32 के करीब अभी कार्यरत हैं और बाकी अन्य वेंटिलेटर जो है वो जरूरत पड़ने पर लोगों को मुहैया कराते जा रहे हैं। जी। उधर स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र, जिनके पास राज्य भर के लिए स्वास्थ्य उपकरणों के वितरण का भी जिम्मा है, उनका कहना है कि पिछले साल केंद्र से प्रदेश को 500 वेंटिलेटर्स मिले थे, जिनमें से 178 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स थे, जबकि 322 ICU वेंटिलेटर्स थे, जिनको प्रदेश के अस्पतालों में भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए दिल्ली से आए थे PM केयर से, और उनको हमने जैसे आए
गाड़ियों से ही ट्रांसशिफ्ट करके बाकी 12 जिलों में और सभी मेडिकल कॉलेजेस में और उनके साथ जो DCHC सेंटर्स बने हुए हैं कोविड के लिए हर जगह सड़कों से भिजवाया था। हाँ, यहाँ पर संकरी सड़कें होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आती नहीं है, इसलिए हमने वेयर हाउस तक भी वो नहीं लाए थे। इमीडिएटली उनको बांट दिया गया था, जिनमें से 322 ICU वेंटिलेटर थे और 178 पोर्टेबल वेंटिलेटर थे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ कोरोना के संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जरूरी ये है कि जल्द से जल्द व्यवस्था की इन कमियों को दूर किया जाए।